हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान को देखते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान 1955-56 से 1960-61 ईस्वी तक चला था। और ऐसा आप लोगों ने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा, सेट बनाते वक्त ये देखा होगा, प्रश्न आपको आए होंगे कि यह प्लान महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो पहले आप महालनोबिस कौन है उनके बारे में समझ लीजिए। श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के नहीं बल्कि विश्व के प्रख्यात गणितज्ञ एवं सांख्यिकी विद में शामिल रहे हैं। और उन्हीं के जयंती 29 जून को हम लोग भारत का सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना में अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई। तो हमारी उस वक़्त के नीति निर्माताओं का मानना था कि अब हमारी अर्थव्यवस्था रनवे पर, जैसे आप देखते हो ना हवाई जहाज़ रनवे पर दौड़ता है, तो उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था अब रनवे पर दौड़ने लगी है, अब इसे टेक ऑफ कराने की ज़रूरत है। सो इसी कारण से हमारे नीति निर्माताओं ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का डिज़ाइन तैयार किया। और उस समय नेहरूवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। यह योजना पूरी तरह से नेहरूवियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स पर आधारित थी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी एक प्रख्यात समाजवादी लीडर थे और उन्होंने सोशलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, समाज के समाजवादी ढांचे की संकल्पना की थी। एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी जहां पर मेहनत करने वाले को उसका हक मिले। तो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सोशलिस्ट मॉडल पर आधारित थी। इसे हम लोग समाज का समाजवादी ढांचा भी कहते हैं। आपको एग्जामिनेशन में कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सोशलिस्ट स्ट्रक्चर के पैटर्न पर बेस्ड थी और किस योजना का उद्देश्य समाज के समाजवादी ढांचे को प्राप्त करना था। तो आपका आंसर सेकंड 5 ईयर प्लान होना चाहिए। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम ये पढ़ते हैं कि महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया। श्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस का मॉडल 1952 में आया था और उस मॉडल को हम रिसोर्स मॉडल कहते हैं, जिसमें रिसोर्सेस का आवंटन द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान का ग्रोथ मॉडल, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान का ग्रोथ मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित था, जबकि रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हो चुका था। हमारे देश में लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। पहली लोकसभा 1952 में बनी थी और पहली लोकसभा में 489 सीटों का चुनाव हुआ था। कभी कभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन हैं। तो हिमाचल के किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी भारत के पहले मतदाता है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 48 बिलियन रुपए की बनाई गई थी। इसमें मुख्य फोकस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिसमें पीएसयूज का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का डेवलपमेंट करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रोजगार को बढ़ाना, नेशनल इनकम का ग्रोथ करना, ये सब बेसिक टारगेट थे। एक महत्वपूर्ण घटना हुई कि 1956 ईस्वी में दूसरी औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। इस औद्योगिक नीति में 3 शेड्यूल थे। पहले शेड्यूल में 17 उद्योगों को रखा गया था जो सरकार के अधीन थे, अर्थात निजी क्षेत्र उनमें नहीं आ सकता था। दूसरे शेड्यूल में 12 उद्योग थे जिनमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों रह सकते थे। और तीसरे शेड्यूल में वैसे उद्योग थे जो पहले और दूसरे शेड्यूल में जिनका वर्णन नहीं किया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति को बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है। इसे
भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं। और बहुत लंबे समय तक 1956 के पश्चात बहुत लंबे समय तक इस औद्योगिक नीति ने देश के आर्थिक नीतियों का संचालन किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी हमारी कई सारी उपलब्धियां रहीं, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया गया। 1957 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। भारत सरकार ने पहली बार स्कॉलरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई। श्री बलवंत राय मेहता कमेटी के सजेशन पर भारत सरकार ने 1959 में भारत का पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदरी गांव में किया था। तो पंचायत की स्थापना के साथ हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम शुरू हुआ। 1 सितंबर 1956 ईस्वी को भारत सरकार ने LIC की स्थापना की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1957 में स्थापित हुआ था। और आपको मालूम होगा कि आज एक ऐसा समय आ चुका है कि जब हम स्वदेशी रिएक्टर पर परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। इस योजना में कुछ बेसिक कमियां बतलाई जाती हैं। ये तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन योजना को तो एक ऐसे उद्देश्य से तैयार किया गया था ताकि भारत का समग्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को वर्ल्ड बैंक ने क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उसका मानना था कि भारत अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो तुरंत ही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सके। हालांकि औद्योगिक प्रधानता के कारण इस योजना को ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री प्लान भी कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही डेफिसिट फाइनेंसिंग की शुरुआत हुई। डेफिसिट फाइनेंसिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आप वैसी योजना बना देते हो, आप उतना एक्सपेंडिचर करना चाहते हो जितना आपके पास इनकम नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उधार लेना पड़ेगा, या नहीं तो फिर आपको एक्सेस करेंसी प्रिंट करके अपनी ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। उससे महंगाई बढ़ेगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेशनल इनकम का ग्रोथ 25% रिकॉर्ड किया गया, जबकि पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ 8% रिकॉर्ड किया गया था। तो इस तरह से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहिए और कोशिश ये करिए कि नोट्स बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फोकस करिए। आज के दूसरे सेक्शन में हम लोग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और संधियों के बारे में बात करते हैं। आप ये ध्यान में रखना कि SSC की परीक्षाओं में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर ही क्वेश्चन आते रहते हैं। और आपने कई सारों का नाम भी सुना हुआ होगा, आपको मालूम भी होगा, बट थोड़े से मिसमैनेजमेंट के कारण आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, आप ये ध्यान में रखोगे क्योटो जापान में है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को हुआ था और 16 फरवरी 2005 को इसे 192 देशों ने लागू किया। इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड समझौते किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1989 को हुआ था और 1989 में ही, माफ़ करिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था और यह 1989 में प्रभावी हुआ। और इससे रिलेटेड पहली मीटिंग 1989 में हेलसिंकी में हुई थी। इसमें सिग्नेचर करने वाला अंतिम देश तिमोर लिस्टे है। देखिए, प्रोटोकॉल मुख्यतः एक राजनीतिक सम्मेलन होता है और इसमें जो साइन किया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है, तो उसके बाद कानूनी वैधता हो जाती है। और जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन मतलब डिस्कशन होता है, बातचीत होती है। और प्रोटोकॉल मतलब हमें सिग्नेचर करना है और हमें प्रोटोकॉल में लिखी हुई बातों को कानूनन मानना है। 1988 में वियना कन्वेंशन हुआ था जो पर्यावरण से संबंधित है। उसी तरह से 1989 में बेसेल कन्वेंशन
हुआ था जो कि पर्यावरण से ही संबंधित है। बेसेल स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल पर्यावरण से संबंधित है जो 2000 ईस्वी में हुआ था और इसे 2003 में लागू किया गया। अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है रवांडा और उसकी राजधानी का नाम है किगाली। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझौता करने के लिए माफ़ करिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करने के लिए किगाली समझौता 2016 में हुआ और इसे 2019 में लागू किया गया। अंटार्कटिका संधि मैड्रिड प्रोटोकॉल से हुई थी जो कि 1991 में हुआ था और इसे 1998 में लागू किया गया। अंटार्कटिका विज्ञान के लिए समर्पित एक महादेश है। इसे हम श्वेत महादेश वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। खतरनाक रसायनों से बचाव के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन 1988 में हुआ था और इसे 2004 में लागू किया गया। वेटलैंड के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर ईरान का एक शहर है जो कि कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है। तो कई सारे देशों ने वेटलैंड आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर एग्रीमेंट किया था और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसे रामसर दिवस भी कहते हैं। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ और हमारा पहला रामसर साइट चिलिका झील है। वेटलैंड एक ऐसा ज्योग्राफी होता है जिसे किडनी ऑफ द अर्थ कहते हैं और इसे बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। आप लोगों ने कोप का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कोप का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ और कोप की मीटिंग कई सारे विषयों पर हो सकती है। उसमें एक जलवायु परिवर्तन भी है। तो 1994 में पहला कोप मीटिंग जर्मनी में हुआ था। उसके बाद कोप एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई। मुख्यतः जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कोप की कई सारे मीटिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। अभी पिछला कोप ही इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुआ और 2023 में 28वें नंबर का कोप यूएई में होगा। तो पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो कुछ भी नया आ रहा है विज्ञान में, साइंस टेक्नोलॉजी में, आईटी के सेक्टर में, उसको फोकस करिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए और गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।